पहली चीज जो मेरी 10 दिन की नौमौलूद बेटी ने अस्पताल से बाहर महसूस की वो ना धूप थी ना माँ बाप की मोहब्बत, बल्कि बर्फ थी। सफ़ेद बर्फ के नर्म मगर बेरहम गाले सिंह मैंशन की संगमरमर की सीढ़ियों पर गिर रहे थे और ननी उलिया के नीले कंबल पर जिम रहे थे। इसके साथ लेटा इसका जुड़वां भाई आर्यन सर्दी से कांपते हुए रोने लगा, जैसे हुआ भी इसकी कमजोर चीख को तोड़ देगी। निकल जाओ यहां से, सावित्री सिंह चीखी। हाथ में शैंपेन का गिलास चमक रहा था। और अपने इन नाजायज बच्चों को भी साथ ले जाओ। इसकी थोक मेरे गाल पर बर्फ से पहले आकर लगी। मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित खड़ी रही, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरे अंदर सब कुछ इतना ठंडा हो चुका था कि सर्द रात भी मुझे महसूस नहीं हो रही थी। मेरे शौहर आदित्य सिंह ने एक काला सूटकेस जोर से मेरी बाहों में दे मारा। मेरे ऑपरेशन के टाँके दर्द से जल उठे। सिर्फ 10 दिन पहले मैंने इमरजेंसी सर्जरी के जरिए बच्चों को जन्म दिया था। 10 दिन पहले यही शख्स नर्सों के सामने मेरी पेशानी चूमकर मुझे बहादुर कह रहा था। और आज वो बच्चों का बेबी बास्नेट ऐसे दरवाजे से बाहर धकेल रहा था जैसे कोई कचरा फेंक रहा हो। आदित्य, मैंने कमजोर आवाज में कहा, ये नौमौलूद हैं। बाहर शदीद सर्दी है। वो दरवाजे में खड़ा था, रेशमी गाउन पहने, बिल्कुल किसी शैतान की तरह खूबसूरत। इसके पीछे आलीशान हाल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। बड़ा झाड़ फानूस, चमकता मार्बल, मखमली सीढ़ियां, कीमती तस्वीरें। वो हवेली खुद गर्मी की अलामत लग रही थी। और मेरे बच्चे बर्फ में रू रहे थे। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, खानदान की इज्जत खराब करने से पहले। सावित्री हंसी। खानदान? ये कभी खानदान का हिस्सा थी ही नहीं। बस एक गलती, सस्ते जूतों वाली गलती। मैंने इसके रेशमी कपड़ों, हीरों के झमकों और उसके गुरूर को देखा। 2 साल तक वो मुझे ऐसे देखती रही जैसे मैं किसी नौकरानी की तरह गलती से अमीरों के घर में दाखिल हो गई हूं। गरीब डिजाइनर लड़की। वो पार्टियों में मुझे यही कहती थी। आदित्य लोगों के सामने मेरा दिफा करता, मुस्करा कर कहता, भी पुराने ख्यालात की हैं। पुराने ख्यालात? इसका मतलब था कि वो मेरे शॉपिंग बैग्स तक चेक करती थी। इसका मतलब था कि वो मेहमानों से कहती थी कि मैंने आदित्य को हमल के जरिए फंसा लिया। इसका मतलब था कि एक दिन फूल सजाते हुए इसने कहा था, तुम जैसी लड़कियों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम्हें घरों में खड़ा होने दिया। और मैं वाकई शुक्रगुजार थी। पैसे की नहीं, मोहब्बत के धोखे की। आदित्य मुझसे दिल्ली की एक डिज़ाइन नुमाइश में मिला था। मैंने अपना असल तारुफ छुपाया था। इसके लिए मैं सिर्फ ईमा वर्मा थी, एक आम इंटीरियर डिज़ाइनर। वो नहीं जानता था कि मैं वर्मा एंड क्राउन ग्लोबल की मालिक हूँ। वो कंपनी जिसकी मालियत अरबों में थी। वो भी नहीं जानता था कि इसी कंपनी के जरिए इसकी नौकरी चल रही थी। इसी ट्रस्ट के जरिए यह हवेली खरीदी गई थी। और इसी औरत के दस्तखत उनकी गाड़ियों, क्लब मेंबरशिप, बैंक अकाउंट्स और इस घर की हर ईंट के पीछे थे। मैं सिर्फ एक ऐसी जगह चाहती थी जहां मुझे मेरे पैसे के बगैर मोहब्बत मिले। लेकिन मैंने खुद अपनी बेइज्जती का स्टेज तैयार कर लिया था। आदित्य ने एक फाइल मेरी तरफ फेंकी। कागजात बर्फ पर बखर गए। तलाक के पेपर्स, इसने सर्द लहजे में कहा। आज दोपहर फाइल किए हैं। मेरी सांस रुक गई। तलाक से नहीं, वक्त देखकर। मैं अभी अस्पताल के बिस्तर से उठी भी नहीं। तुम ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम थी, वो बोला। कमज़ोर, जज्बाती, पागल। सावित्री ने हंसते हुए कहा। अदालत में ये सब अच्छा नहीं लगता, खास तौर पर नई माँ के लिए। आदित्य मेरे करीब आया। मैं बच्चों की मुकम्मल कस्टडी ले रहा हूँ। नौकर गवाही देंगे कि तुम गैर मुतवाजिन हो। आर्यन जोर से रोने लगा। और इसी लम्हे मेरे अंदर कुछ जाग उठा। मैंने आहिस्ता से झक कर फाइल उठाई। दर्द से मेरा जिस्म कांप रहा था, मगर मेरा ज़हन पहली बार बिल्कुल साफ था। तुम वाकई यही चाहते हो? मैंने पूछा। आदित्य तंजिया हंसा। तुम खत्म हो चुकी हो ईमा। मैंने खामोशी से अपना फ़ोन निकाला। वो हंसा। किसी शेल्टर को फ़ोन कर रही हो? नहीं। मैंने एक नंबर डायल किया। मार्क ए, मैंने आहिस्ता से कहा। सब कुछ शुरू कर दो। इसी लम्हे
आदित्य के चेहरे का रंग बदल गया। दूर गेट के पास काली अंदर दाखिल हुई। फिर एक और, फिर 3 मजीद। हेडलाइट सीधी आदित्य के चेहरे पर पड़ी। ये क्या है? वो चीखा। सिक्योरिटी ओ, मैंने जवाब दिया। पहली गाड़ी से मार्क मोहरा बाहर निकला, मेरा वकील। इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स, एक डॉक्टर और एक आदमी था जिसके हाथ में ओ वर्मा एंड क्राउन ग्लोबल की मेहर वाली फाइल थी। नहीं, वो सरगोशी में बोला। मार्क सीढ़ियां चढ़कर आया। इसने बच्चों को देखा, फिर मेरे कांपते हाथ। मैडम, बच्चों के लिए मेडिकल टीम तैयार है। डॉक्टर फौरन बच्चों को गाड़ी में ले गई। सावित्री चीखी, ये सिंह खानदान के वारिस हैं। मार्क पहली बार उसकी तरफ मुड़ा। नहीं मिसेस सिंह, ये वर्मा खानदान के वारिस हैं। ये अल्फाज किसी तलवार की तरह गिरे। आदित्य एक कदम पीछे हट गया। मार्क ने फाइल खोली। आदित्य सिंह, आपको फौरी तौर पर कंपनी से मुअत्तल किया जाता है। आप पर फराड, माली बदउनवानी और जाली कस्टडी केस बनाने की तहकीकात होंगी। सावित्री के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। आदित्य चीखा, तुम मुझे निकाल नहीं सकते। मैं नहीं, मार्क बोला। ये कर सकती हैं। सबकी नजरें मेरी तरफ उठ गईं। मैं बर्फ में खड़ी थी, भीगी हुई, कमजोर, मगर पहली बार वो मुझे हकीकत में देख रहे थे। ईमा वर्मा, मार्क बोला। वर्मा एंड क्राउन होल्डिंग्स की अक्सरियती मालिक हैं। इस हवेली, गाड़ियों और तमाम असासों की असल मालिक भी यही है। सावित्री की सांस रुक गई। आदित्य ने सर हिलाया। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं हंस दी। तुमने मेरे नौमौलूद बच्चों को बर्फ में फेंका और तुम्हें ईमानदारी की फिक्र है। मार्क ने कागजात उसके हाथ में तिमाई। 15 मिनट में घर खाली कर दे। सावित्री चीखी, ये मेरा घर है। नहीं, मैंने सर्द लहजे में कहा। ये कभी तुम्हारा था ही नहीं। फिर पुलिस की गाड़ियां अंदर आईं। आदित्य को हथकड़ियां लगा दी गईं। वो मुझे देखकर चीखा, ईमा, तुमने मुझे फंसाया। नहीं, मैंने जवाब दिया। तुमने खुद अपना असल चेहरा दिखाया जब तुम्हें लगा कि मेरे पास ताकत नहीं रही। मैं गाड़ी में जा बैठी। मेरे बच्चे अब गर्म कंबलों में सुकून से सो रहे थे। तभी मार्क दोबारा आया। इसके चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। एक और बात है, इसने मुझे एक डीएनए रिपोर्ट दी। मैंने पढ़ी और मेरा दिल रुक गया। आदित्य बच्चों का बाप नहीं था। मैंने लरसते हुए दूसरी रिपोर्ट खोली। नाम पढ़ते ही दुनिया घूम गई। दानिश खन्ना, मेरा पहला इश्क। मेरी कंपनी का साबिक सीईओ, वो शख्स जिसे मैं 3 साल पहले एक तैयारा हादसे में मुर्दा समझ चुकी थी। रिपोर्ट पर लिखा था, पटरनाटी प्रॉबबिलिटी 99.9998%। मैं सांस लेना भूल गई। ये नामुमकिन है, मार्क ने आहिस्ता से कहा। दानिश मरा नहीं था। मेरी दुनिया रुक गई। पता चला कि वो वफाकी थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। वो गाड़ी के करीब आया, आंखों में आंसू। ईमा, इसकी आवाज टूट गई। मैं जितनी जल्दी आ सकता था आ गया। मैं रो पड़ी। बर्फ के लिए, धोखे के लिए, अपने बच्चों के लिए और उस औरत के लिए जो मोहब्बत पर यकीन करती थी। मैंने आदित्य की तरफ देखा जिसे पुलिस गाड़ी में धकेल रही थी, फिर अपने बच्चों की तरफ, और तब मुझे हकीकत समझ आई। आदित्य ने सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों को नहीं खोया था, इसने अपनी वाहिद ढाल खो दी थी। और सुबह होने तक सिंह खानदान जान चुका था कि गुर्बत सबसे बड़ी सजा नहीं होती। सबसे बड़ी सजा सच होता है।